हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी होली मेरे सभी भाइयों बहनों को। आई होप आपने बहुत अच्छा एंजॉय करा होगा, पूरी मस्ती करी होगी। अब टाइम है पढ़ने का, तो पेन पेपर उठा लीजिए भाइयों
और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ मार्च के 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ और सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डाटा, ये 3 स्टेट याद रखना, 4, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र have more than half of the micro irrigated farmlands in India, under which central government scheme per drop more crop was included as a component। सबसे पहले तो देखो, जो आपको चीज़ पता करने की है वो है माइक्रो इरिगेटेड फार्मलैंड्स। माइक्रो इरिगेटेड फार्मलैंड्स क्या होते हैं कि मतलब यहाँ पे जो पानी का यूज़ होता है, इरिगेशन में जो पानी का यूज़ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे ड्रॉप फार्मिंग होता है कि मतलब आपके जहाँ पे पौधा है ना, आपके पौधे पे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा, एक साथ पानी नहीं दिया जाता। क्या होता है, एक साथ देने से इवेपोरेशन हो जाता है, तो पानी का लॉस होता है एक तरीके से देखा जाए। तो माइक्रो इरिगेटेड फार्मलैंड्स क्या करते हैं, जो वाटर का लॉस होता है ड्यू टू इरिगेशन, हम इवेपोरेशन, उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये एक इनिशिएटिव था दैट वाज इंक्लूडेड एज अ कॉम्पोनेंट। कहाँ पे, और इन 4 स्टेट में, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। तो जो स्कीम का नाम था ना, वो था आपकी पीएम कृषि सिंचाई योजना। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। इसके अंडर क्या था, यूजिंग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, हमारा जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप का, इससे जो हमने इरिगेशन में जो वाटर लॉस था ना, उसको रिड्यूस किया है बाय 20 से 50%। ठीक है, 20 से 50% हम उसको रिड्यूस कर देते हैं वाटर लॉस को। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्कीम्स और अगर हम देखें तो 2 स्कीम याद रखने की आपको, अगर मैं रिवाइज कराता हूँ। स्कीम टू इंक्रीज माइक्रो इरिगेशन, कौन सी? एक तो आपने देख ली कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पहली तो ये थी। दूसरी क्या हो गई आपकी? दूसरी हो गई MIF। MIF क्या होता है? ये होता है माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है। कौन ऑपरेट करता है इसको? माइक्रो इरिगेशन फंड को ऑपरेट करने वाला कौन है? वो है NABARD। NABARD। NABARD क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर NABARD के अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, NABARD के चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। GR चिंताला। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 30 रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR NIO are on a 90 days mission in Indian Ocean to study internal working of unicellular organisms. Which research vessel was used by them? क्वेश्चन का पूछने का ये है, पहले तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखो। डाटा देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो आपसे पूछा जाता है ना, उसके अलावा ये डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता जो हमने क्वेश्चन पूछा वो ना आए, क्या पता जो हमने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो डाटा आ जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, डाटा को ना नोट करके चलो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें देखो बोला है कि 30 रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR NIO आर ऑन अ 90 days मिशन इन इंडियन ओशन टू स्टडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए CSIR NIO के 30 रिसर्चर 90 दिन के मिशन गए थे। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। कई चीज़ें याद हो गई। तो ये पूछा है, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि विच वेसल वाज यूज्ड बाय देम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लिए गए थे, तो यूनिसेलुलर। कहाँ गए थे, तो इंडियन ओशन में गए थे। और किस ऑर्गेनाइजेशन के गए थे, तो वो CSIR NIO के गए थे। देखा कितने डाट क्वेश्चन हो गए। इसका बताओ आंसर क्या है, कौन सा वेसल यूज़ किया था? उन्होंने जो वेसल यूज़ किया था ना, वो था आपका सिंधु साधना। वो था आपका सिंधु साधना। ठीक है। फिर CSIR की फुल फॉर्म बता दो। CSIR और NIO की, दोनों की फुल फॉर्म क्या होगी? CSIR होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। और NIO हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ऑलराइट, चलो वेरी गुड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के में नोट डाउन कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
India's arms import has decreased by 33% between 2011 से 2015 and from 2016 से 2020 due to Make in India initiative. Currently, India is targeting rupees 1.7 lakh crore turnover in defense manufacturing by कब तक? देखो, इंडिया का जो इम्पोर्ट है ना वो कम हो गया है बाय 33% बिटवीन 2011-15 और 16-20 के बीच में ड्यू टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. इंडिया अब टारगेट कर रहा है कि 1,75,000 करोड़ मतलब 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर कमाने में इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय कब तक? पहली चीज़ इसका आंसर हो गया 2020 तक. ठीक है. और दूसरा इस क्वेश्चन में जो आपको याद रखने का है वो है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की थी. किसने रिपोर्ट रिलीज की थी? जल्दी बताओ कमेंट करके नीचे. 5 सेकंड आपके पास. चलो खत्म हो गए 5 सेकंड भी. अगला है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री. ठीक है मेरे भाइयों, सिप्री आपको याद रखना है. सिप्री होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, सिप्री की तरफ से आपको याद होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा सिप्री. तो ये रिलीज करता है ये डाटा. ठीक है, और इसका आंसर होगा 2025 तक 1.75 लाख करोड़ टर्नओवर सोच रहा है इंडिया इन डिफेंस सेक्टर. चलो नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखो, आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया टॉप्ड द रैंक, टॉप्ड इन टॉप 3 कह सकते हो. ठीक है, इसको ऐसे याद रखो. इंडिया टॉप 3 में आया था किस में? आर्म सप्लायर्स में. ड्यूरिंग 2016 से लेके 2020 के पीरियड के बीच में ना इंडिया टॉप 3 पोजीशंस में था इन टर्म्स ऑफ आर्म सप्लायर्स. ठीक है. इंडिया फिर इंपोर्ट कहाँ से कराता है? रशिया से 49% इंपोर्ट है. फ्रांस से इंडिया के 18% इंपोर्ट है. इजराइल से इंडिया के 13% इंपोर्ट है. ठीक है. इसके अलावा जो डाटा याद रखो कि इंडिया जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट भी करता है वहाँ कहाँ करता है? म्यांमार. आर्म्स की बात हो रही है, कहाँ पे? म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है. और मॉरिशस. ठीक है, मॉरिशस इन जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है. रशिया, फ्रांस और इजराइल में एक्सपोर्ट करता है. और इंडिया टॉप 3 आया था इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन. सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करते चले मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलें ताकि वो भी अफेयर्स क्लाउड की अच्छी प्रिपरेशन का एडवांटेज ले सकें. चलो अगला क्वेश्चन. What was the deadline set by RBI for all the banks in India for implementing image-based check truncation system (CTS)? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये CTS क्या है. ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है ऑनलाइन कि आपके चेक ऑनलाइन ही क्लियर हो जाया करेंगे. ऑनलाइन चेक, CHEQUE, चेक क्लियरिंग सिस्टम. ठीक है. तो आपके जो आप बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करते हो ना, तो ये ऑनलाइन ही चेक आपके क्लियर हो जाएंगे. ये इम्प्लीमेंट किसने किया है? ये आपका इम्प्लीमेंट किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. ठीक है. तो डेडलाइन क्या थी? सेट बाय RBI फॉर ऑल द बैंक्स इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इमेज बेस्ड चेक ट्रांकेशन सिस्टम. ये जो डेडलाइन थी ना, ये थी आपकी 30 सितंबर 2021. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच UPI हैंडल गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू प्रोवाइड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एप्लीकेशन एनेबलिंग यूजर्स टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट. विच UPI हैंडल, किस कंपनी के या किस बैंक के UPI हैंडल को अप्रूवल मिल गया सेबी से टू प्रोवाइड IPO एनेबलिंग यूजर्स टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किस UPI हैंडल को CBI से अप्रूवल मिल गया फॉर IPO? कौन थे वो? कौन सा बैंक है? वो है पेटीएम. ठीक है, वो पेटीएम कंपनी है. दूसरी चीज़ आपको जो इसमें याद रखने की है वो यही है कि CBI ने अप्रूव दिया है पेटीएम हैंडल को फॉर फास्ट IPO एप्लीकेशन.
जो क्या करेगा, एनेबल करेगा यूजर्स को इन्वेस्ट करने में, कहां पर, कैपिटल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में। ठीक है, फिर अगर मैं यूपीआई की बात करूं, यूपीआई बनाया किसने, यूपीआई, यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई। चलो एक चीज और, हाँ यहां पे याद रखिए, फोन पे के बारे में, फोन पे ने रिसेंटली एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करा। अभी एक्सिस बैंक के साथ क्यों टाई अप किया, पहले तो ये जानिए कि एक्सिस बैंक आपका थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, और एक्सिस बैंक के साथ इसलिए टाई अप कर रहा है ताकि ये इनेबल कर सकें यूपीआई हैंडल्स को, मल्टीपल यूपीआई आईडीज बना सकें एक्सिस बैंक के साथ, विद जो हैंडल होगा वो होगा AXL। ठीक है, मल्टीपल यूपीआई आईडीज बना सकें, इसलिए उस फोन पे ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया, और जो हैंडल जिस नाम से बनेंगे वो बनेंगे @AXL, और जैसे पेटीएम के बनते हैं वो बनते हैं @PAYTM। ये यूपीआई आईडी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो भाइयों, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, आंसर करने की जल्दी में मत रहा करो। मैंने देखा है बहुत बच्चे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखा नहीं एकदम आंसर करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको काफ़ी उसमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को भी याद करने की सोचो। एक बार क्वेश्चन पढ़ा और फिर आंसर करो। आंसर करना तो बहुत ज़रूरी है, आंसर करने से आपको याद रहेंगी चीज़ें कि अरे मैंने वहाँ पर ये चीज़ आंसर करी थी तो वो मेरे हेल्प की, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है भाइयों, चलो अगला क्वेश्चन। What was the new feature launched by NPCI, National Payment Corporation of India, on Bheem UPI, a part of its DigiHelp stack? DigiHelp stack में as a part of its DigiHelp stack क्या नया फीचर लॉन्च किया था एनपीसीआई ने? कौन सा नया फीचर था? वो था आपका डिजी हेल्प। ठीक है, डिजी हेल्प उसका एक नया फीचर लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। अगर हम एनपीसीआई की बात करें, फिर से हमें फुल फॉर्म तो देख ली, यहाँ पे एमडी और सीईओ भी बता दो इनके कौन है, क्या नाम है उनका? वो है दिलीप एसबे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, और आपको याद रखना है ये जो डिजी हेल्प है ना, ये कुछ लिमिटेड बैंक्स के लिए अवेलेबल होगा, वो है जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, ठीक है, आपका एचडीएफसी, आप आईसीआईसीआई बैंक, इन 5 बैंक्स के लिए ये यूपीआई हेल्प अवेलेबल है। ठीक है, जो कि अपना किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, Which is the host city for 2021's एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की होस्ट सिटी कौन सी है 2021 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी? कौन सी होस्ट सिटी है? वो है आपकी न्यू दिल्ली, इंडिया, जो कैपिटल है इंडिया की, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है? एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने अनाउंस किया था कि ये न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, और ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपका ये फर्स्ट बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा है 2021 में, कहाँ पर? एशिया में। ठीक है, चलो एक चीज़ और याद रखो कि 2019 में एशिया एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, वो किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। इसके अलावा जो आप चीज़ याद रखो वो है भी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड गेम्स कब होंगे? वर्ल्ड गेम्स आपके 2021 में होने थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना एंड पेंडेमिक जो हमारे सबको परेशान कर रहा है, तो 2021 से 2022 में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके होंगे कहाँ पर? ये बर्मिंघम में होंगे, बर्मिंघम है कहाँ पर? ये आपका यूएसए में है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ये भी पूछा सकता है कि इस बार 2022 में कौन से एडिशन या फिर कौन से टाइम के आपके वर्ल्ड गेम्स होंगे? ये आपके होंगे 11th एडिशन। ठीक है भाइयों, चलो फिर मेरे को बता दो आप, समर ओलंपिक्स, एक समर होता है, एक होता है विंटर ओलंपिक्स, दोनों बता दो कहाँ पे होंगे, कहाँ पर होंगे? समर ओलंपिक्स बताओ पहले तो। समर ओलंपिक्स होंगे आपके टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, वेरी गुड।
विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं? विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, ठीक है। समर ओलंपिक्स कब होंगे? 2021 में होने की बात हो रही है, देखो होते हैं या नहीं। विंटर ओलंपिक्स कब होंगे? 2022 में, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को बता दो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, 20 नहीं 2022 कहाँ पर होगा? 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होस्ट सिटी है वो आपकी कतर, ठीक है, कतर। एक बार फिर से देख लीजिए सारा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगा आपका? ये होगा आपका न्यू दिल्ली, इंडिया में। कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड गेम्स 2022 में होंगे, कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम यूएसए में होंगे। ये 11th एडिशन होगा आपका। समर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? टोक्यो जापान में। विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? बीजिंग में। और आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? ये होगा कतर में, ठीक है। वेरी गुड। चलो, अगर जो जो नोट डाउन करते चल रहे हैं आज के सेशन की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे कि सर थैंक यू इतना अच्छा सेशन लेने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा चुकी है अभी तक। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन करते चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रिसेंटली कमीशनड एन ओशन सर्वेलेंस एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल to become the 5th country in the world to have such a tracking vessel। क्या कह रहा है कि इंडिया एक 5th कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ ट्रैकिंग वेसल। क्या ट्रैकिंग वेसल है ये? ओशन सर्वेलेंस और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है। ये इंडिया 5th कंट्री बन गई है वर्ल्ड में टू हैव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया ने कमीशन किया है, कहाँ से कमीशन किया है, ठीक है। कमीशन एंड ओशन सर्वेलेंस क्या कहाँ पे किया है? ये किया है आईएनएस ध्रुव ने। कहाँ पे? आईएनएस ध्रुव पे, ठीक है। इस पे आपका क्या लगा है? ओशन सर्वेलेंस एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल, आईएनएस ध्रुव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया 5th कंट्री बनी है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट gave approval for the creation of the development finance institution, that is DFI। what was the total amount allocated in the union budget 2021 for creating DFI? टोटल बजट की बात की आपकी, कितना था DFI बनाने के लिए, दैट इज योर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो बजट था, कितना बजट था? बस बजट का आपसे पूछा गया अमाउंट, ये है आपका 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट सिटी टॉप्ड इन वेल्थ रिपोर्ट 2020 दैट वाज रिलीज्ड बाय ह्यूरन इंडिया। ह्यूरन इंडिया ने वेल्थ रिपोर्ट 2020 रिलीज की थी और पूछा है उसमें कौन सी स्टेट और कौन सी सिटी ने टॉप किया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ना, पहले तो वो ये याद रखो कि महाराष्ट्र और मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबई, सिटी कौन सी हो गई? मुंबई। स्टेट कौन सी हो गई? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से क्या याद रखो? महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं वो रहते हैं, एक तो ये याद रखना आपको, ठीक है। महाराष्ट्र 16% ऑफ इंडिया जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया की 16% जीडीपी को महाराष्ट्र स्टेट अलोन कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फिर मुंबई का याद रखना है कि ये वो सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेनियर हैं, मोस्ट मिलेनियर, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने दी? ह्यूरन इंडिया बताता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स हैं इंडिया में। इसके बाद कहाँ पर हैं? दिल्ली में, ये इंडिया की बात हो रही है, कोलकाता में, ठीक है, और फिर बेंगलोर में, ठीक है। इसके बाद क्या बताओ मेरे को आप कि वर्ल्ड में वो कौन सी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं? उस सिटी का नाम मेरे को कमेंट करके बता दो नीचे, ये आपका होमवर्क है। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सर्च करें और कर आंसर दें, क्योंकि आप याद होगा, आपको याद रहेगा कि मैंने सर्च करा था। तो भाइयों देखो कितना एडवांटेज होगा आपको, तो ज़रूर बताना मेरे को, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो कौन सी सिटी और स्टेट थी? वो थी महाराष्ट्र, मुंबई। वेल्थ हेल्थ रिपोर्ट थी रिलीज बाय ह्यूरन इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड अलोंगसाइड इंडिया इन द 6th IBSA Women Forum
मीटिंग दैट वाज हेल्ड वर्चुअली चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ना अभी रिसेंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, अटेंड की थी वर्चुअली, वो थी 6 IBSA वीमेन। तो कौन सी कंट्रीज ने पार्ट लिया था इंडिया के साथ साथ? तो वो थी आपकी कौन सी कंट्रीज? ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अब देखो IBSA कैसे याद रखोगे? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, और ये 6th एडिशन था। स्मृति ईरानी ने ऑर्गेनाइज किया था और वो ये वर्चुअली किया था। ठीक है, तो कौन सी हो गई? ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगर स्मृति ईरानी की बात हो रही है तो स्मृति ईरानी क्या है? ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी गुड। और एक चीज़ और याद रखना, जो आपका IBSA है ना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी जो मीटिंग हुई है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी आपकी 2007 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक थी 2020 में? जो रैंक थी ना, पहले तो वो याद रखो, 3rd थी। रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ये करता है IQ एयर। ठीक है, IQ एयर रिलीज करता है। IQ एयर क्या है? ये आपकी एक स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, स्विस एयर टेक कंपनी है। फिर आपको याद रखना है कि इंडिया जो है 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया इज द 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, अगर फिर हम कंट्री की बात करते हैं और मैं बात करूं सिटीज़ की, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किस में क्या है और कौन सी कंट्री टॉप पे रही है। तो जो कंट्री टॉप पे रही है ना, तो वो तो रही है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, बांग्लादेश टॉप पर। 2nd पोजीशन पे जो कंट्री रही है वो है पाकिस्तान। 3rd पोजीशन पे आपने देख ही लिया, इंडिया थी। फिर अगर मैं सिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी जिंगजियांग। ये कहाँ की है? चाइना की। 2nd पे रही गाजियाबाद, ये कहाँ पे है? इंडिया में। और आपकी बुलंदशहर, फिर ये भी इंडिया में है। एक इम्पॉर्टेंट डाटा याद रखने का है, इंडिया में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जो टॉप 50 लिस्ट थी ना एयर मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ की, टॉप 50 जो सिटीज़ हैं उसमें से 35 सिटी तो इंडिया की ही है। 35 सिटी इंडिया की हैं। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया अब यहाँ पर। ठीक, और आपको याद रखना है कि जो साउथ एशिया में ना, साउथ एशिया के नेशंस 7.4% अपनी GDP का खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन पर। ठीक है, 77.4% GDP बहुत होती है देखा जाए तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच बैंक साइंड इंडियाज फर्स्ट SOFR लिंक्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL रिप्लेसिंग वर्ल्ड बैंक LIBOR? तो किस बैंक ने साइन किया था? ये था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, Italy joined recently at the International Solar Alliance, also known as the International Agency for Solar Policy and Applications. After signing the amended ISA Framework Agreement, how many countries have signed and ratified ISA Framework? क्वेश्चन सिंपल है, इतना कंफ्यूज मत होना। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो याद रखो कि इटली ने रिसेंटली ज्वाइन किया है किस में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है, इटली ने ज्वाइन किया है रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। एक चीज़, एक डाटा तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, फिर ISA फ्रेमवर्क में टोटल कितनी कंट्रीज ने अभी साइन किया है? हैव साइंड एंड रेक्टिफाइड द ISA फ्रेमवर्क। क्या है, कितनी ने? टोटल 73 ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे आप समझ रही है नाम से कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए है ये, तो 73 कंट्रीज ने साइन किया है ये। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखो, ये कब साइन किया गया था? ड्यूरिंग COP21। ठीक है, जो हुई थी पेरिस में। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, ये COP21 में हुई थी
पेरिस में हुई थी ड्यूरिंग COP21, वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। और इसी दिन हमने ये ISA फ्रेमवर्क लॉन्च किया था और इटली ने रिसेंटली ज्वाइन किया और टोटल 73 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम फाइनेंशियल कंपनी अलॉन्ग विद कंटिन्यूम एनर्जी लिवेंडर प्राइवेट लिमिटेड हैड एग्जीक्यूटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हेजिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन अ स्पेशली डिजाइंड ग्रीन हेज फ्रेमवर्क विद अ सेकेंड पार्टी ओपिनियन। तो ये पूछा है उस कंपनी का नाम बताओ, फाइनेंशियल कंपनी का, जिसने क्वांटियम एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर फर्स्ट ग्रीन हेजिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड को डिजाइंड हेज फ्रेमवर्क विद अ सेकेंड पार्टी ओपिनियन। तो क्या था ये था ड्यूशे बैंक, ठीक है। चलो अगला कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक partnered with International Air Transport Association for greater payment flexibility to travel agents in India। For travel agents इंडिया के लिए जो इंडियन ट्रैवल एजेंट्स हैं या फिर उनके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक रिसेंटली एक सर्विस लॉन्च की है बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। तो क्या सर्विस लॉन्च की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, क्या है वो सर्विस का नाम बताओ? वो है आपकी इजी पे, ठीक है। इजी पे क्या है? इजी पे आपके जो ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड का पेमेंट का मेथड है ना, इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो और इनका जो एक मोटो था वो है पे एज यू गो, ठीक है, ये भी याद रखना। इजी पे कह लो या पे एज यू गो सर्विस कह लो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे ने की थी किसके साथ मिलके? IATA के साथ मिलके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैड रेज्ड ओवर 307 मिलियन फ्रॉम फर्स्ट पांडा बॉन्ड इशू इन मोर देन अ डिकेड, विच कंट्रीज करेंसी विल बी यूज्ड इन पांडा बॉन्ड। देखो पहला पांडा बॉन्ड हुआ है ये और मोर देन इन अ डिकेड, और ये पूछ रहा है कि किस कंट्री की करेंसी यूज होगी पांडा बॉन्ड में। आपको पता होना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो पांडा होते हैं ना, इनका जो राइट है, मतलब जैसे होता नहीं कि आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई तो एक कॉपीराइट हो जाता है, आप उस पेटेंट करा लेते हैं कि ये सिर्फ हमारी चीज़ है, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही पांडा का आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सारे पांडा का जो कॉपीराइट कह सकते हैं ना, वो चाइना के पास है। तो जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे बाहर दिखेगा ना पांडा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि चाइना ने उस जू को या उस पर्टिकुलर कंट्री को लीज पे दिया हुआ है पांडा, और वो उससे पैसे कमाते हैं। तो ये वही बात है कि फर्स्ट पांडा बॉन्ड इशू इन मोर देन अ डिकेड, विच कंट्रीज करेंसी विल बी यूज्ड इन पांडा बॉन्ड। तो कौन सी करेंसी होगी? वो होगी चाइनीज करेंसी, ठीक है। ये आपको एक एडिशनल फैक्ट बता रहा था मैं कि ये होता है ऐसा, ठीक है। और इस जो पांडा बॉन्ड में जो करेंसी यूज होगी ना, वो होगी चाइनीज करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के, वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं 3 साल के लिए, जो कि जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा टर्म। ये पूछा गया है कि जो हमारे करंट चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड हैं वो कौन है। करंट के पूछे हुए हैं, फ्यूचर के बता दिए गए हैं कि हर्षवर्धन बनेंगे जुलाई 2021 से। तो अभी कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर लुइस हेनरिके मेंडेटा, और ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं ब्राज़ील के, ठीक है। इसके अलावा फिर आप याद रखो कि यूएनसीडीएफ क्या हो गया आपका? यूनियन कैपिटल, दैट इज यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इनकी अभी रिसेंटली ना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। अभी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई हैं वो बताओ? वो है प्रीति सिन्हा। इंडियन नेम है इसलिए याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है कि यूएनसीडीएफ की, दैट इज यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है रिसेंटली, उनका नाम क्या है? वो है प्रीति सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन टू लीड WTO, फर्स्ट वीमेन टू लीड WTO, दैट इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन है वो है नंगोजी ओकोंजो, ठीक है, नगोजी ओकोंजो। फिर इसके अलावा चेयरमैन ऑफ NSC,
चेयरमैन ऑफ NSC, that is your National Security Council, National Safety Council. I repeat myself, National Safety Council. चेयरमैन कौन बनी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के? वो हैं आपके श्री SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम चेयरमैन बने हैं NSC के। एक बार रिवाइज कर देते हैं। चेयरमैन ऑफ NSC श्री SN सुब्रमण्यम। फर्स्ट वुमेन टू लीड WTO इज नगोजी ओकोंजो। NDF की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है प्रीति सिन्हा। और हर्षवर्धन हमारे यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के, जो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं और वो उनका टेन्योर स्टार्ट होगा 2021 जुलाई से। करंट के जो है वो है लुइस हेनरिके मैंडेटा, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं ब्राजील के। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे गया। ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ये। चलो अगला क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन है, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम हैज बिगन डिलीवरी ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट्स टू द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स। क्रास, that is Kalyani Rafale Advanced System, is a joint venture of India's Kalyani Strategic Systems and which country's Rafale Advanced System। हमारा जो ये कल्याणी रफेल सिस्टम है ना, इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। पहली बात, किसको डिलीवरी की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन आर्मी को और एयरफोर्स को डिलीवरी किए जाएंगे। ये क्रास एक जॉइंट वेंचर है किसका, इंडिया के कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का और रफेल का। किससे, वो है आपके रफेल का किससे, ये है इजराइल। रफेल एडवांस सिस्टम इजराइल की कंट्री से इनका टाई अप है। किसका, जॉइंट वेंचर है इंडिया का। क्या बनाने में, रफेल कल्याणी रफेल एडवांस सिस्टम की डिलीवरी। और ये डिलीवरी किसको की जाएगी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवरी की जाएगी। रफेल की बात हुई है तो आपको याद होना चाहिए हमारे फ्रांस से हमने रफेल को लिया था। ठीक है, फ्रांस से हमने रफेल को लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दैट इज CAIT लॉन्च्ड अ वेंडोर ऑनबोर्डिंग मोबाइल ऐप फॉर अपकमिंग ई-कॉमर्स पोर्टल भारत ए मार्केट। हाउ मच % चार्ज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन मेड ऑन दिस पोर्टल। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ना एक वेंडर ऑनबोर्डिंग मोबाइल ऐप बनाया है और किसके अंडर बनाया है, भारत ई मार्केट के अंडर बनाया है। तो इसने पूछा इसके अंडर पोर्टल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर कितना ज़्यादा % चार्ज लगेगा ट्रांजैक्शन का। जैसे पहले होता था ना, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं अगर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, तो जैसे पेटीएम वगैरह कुछ अपने चार्जेस लेते थे या अपने जैसे वॉलेट से बैंक में डालते थे तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते थे। अभी भी जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो कुछ गेटवे चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भारत ए मार्केट पे जो इन्होंने ऐप बनाई है ना उस पर चार्ज कितना है। वो है 0% चार्ज, दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, वो है फ्री ऑफ चार्ज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द चीफ साइंटिस्ट हु हैज रिटन सेविंग अस अ क्लाइमेट साइंटिस्ट केस फॉर होप एंड हीलिंग इन डिविडेंट वर्ल्ड एंड ऑल्सो ऑनर्ड विद द 2019 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, द हाइएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, 2019 के चैंपियन ऑफ द अवार्ड। पहले तो याद रखो, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर है। हाईएस्ट ऑनर है किस चीज का, इन्वायरमेंटल ऑनर का, फॉर इन्वायरमेंट। और ये कौन देता है, ऑफ द UN। ठीक है, मतलब UN का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर फॉर द एनवायरमेंट, दैट इज चैंपियन ऑफ द अर्थ। इसके अलावा सेविंग अस अ क्लाइमेट साइंटिस्ट केस फॉर होप हीलिंग इन अ डिविडेंट वर्ल्ड, ये एक बुक लिखी है या फिर आप इसको एक नॉवल कह सकते हैं, लिखी है किस साइंटिस्ट ने, जिनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है और ये लिखा उन्होंने। कौन है ये है आपकी कैथरीन हेहो। कैथरीन हेहो को हाईएस्ट ऑनर फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द UN मिला है और इन्होंने ये नॉवेल लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए दोनों चीज। अगला क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट थी, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 1 डिग्री सेल्सियस pathway that was released by International Renewable Energy Agency
90% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी नीड विल बी सप्लाइड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय कब तक? 2050 तक। क्या कह रहा है कि 2050 तक ना 90% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी नीड विल बी सप्लाइड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 6% जो होगी ना वो आपकी नेचुरल गैस से होगी। मतलब कोल वगैरह जिससे पॉल्यूशन होता है, इसको हम अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है अब हमने, और आगे और ज़्यादा अवॉइड करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, ब्रिटेन में, दैट इज़ यूके में, एक लॉ अभी पास किया था उन्होंने, या फिर एक स्टेटमेंट दी थी कि 2030 तक हम अपनी कंट्री को, जो हमारी पेट्रोल या फिर डीजल बेस्ड जो भी हमारी कार्स होंगी ना, उनकी बिक्री को हम बंद कर देंगे। मतलब 2030 के बाद, या 2032 था वो, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही सप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। As per the study conducted by Zutobi, India was ranked as the dash most dangerous road in the world, while dash was ranked as the world's safest road. सिंपल क्वेश्चन है, ये बता दो कि जो स्टडी की गई थी किसने? जूटोबी। एक रिपोर्ट दी थी जूटोबी ने, किस पर? मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड पर की थी। और इसमें पूछा गया था कि इंडिया की रैंक बता दो क्या है, और जिसकी रैंक 1 है वो बता दो, मतलब जिसने टॉप किया है। टॉप करने वाला तो है नॉर्वे, मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड नॉर्वे के, और इंडिया की रैंक रही 4th। ठीक है, इंडिया की रैंक रही 4th इसमें। इसके अलावा याद रखो, इंडिया की रैंक अगर मैं बात करूं, इंडियाज रैंक एक देखते हैं, 2 पैरामीटर्स में देखेंगे। पहली है डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? ये थी आपकी 53rd रैंक। ठीक है। फिर कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक रही इंडिया की? ये रही आपकी 86th। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बन रहा है, कौन सी कंट्री बना रही है? सबसे पहले ये तो याद रखो कि सिंगापुर बना रही है। और सिंगापुर के बारे में याद रखो कि सिंगापुर ना एशिया का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है, एशियाज लार्जेस्ट CO2 एमिटर। ठीक है, CO2 एमिटर है एशिया का लार्जेस्ट। फिर कौन बना रहा है इसको? ये बना रहे हैं सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज। इसके अलावा याद रखो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है? इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये है रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहां पर है? ये है आपका केरला में, और ये आपका 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन अमंग द टॉप 10 नेशंस इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट रिलीज्ड इन March 21? इंडिया की क्या पोजीशन है टॉप 10 नेशंस में इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये रिपोर्ट जिसने दी है वो है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। तो इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया किस पोजीशन पे है? इंडिया है 8th पोजीशन पे। ठीक है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखो कि सेंसेक्स ने अभी तक 78% सर्च दिखाया है इन दिस फिस्कल ईयर। 78% की ग्रोथ या इंक्रीज होके दिखाया है इन दिस फिस्कल ईयर। ठीक है, और ये बेस्ट परफॉर्मर बना है अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। ये आ गया ना, अमंग द टॉप 10 नेशंस। तो 78% इंक्रीज के साथ टॉप 10 नेशंस में ये बेस्ट परफॉर्मर आया है। टॉप 10 में फिर जो अगर हम बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, पहले पे रहा US, दूसरे पे रहा चाइना, और तीसरे पे रहा कनाडा। ठीक है, चलो भाइयों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2021 एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? UNCTD ने
एक रिपोर्ट निकाली थी इंडिया की जीडीपी और बोला था कि इंडिया की जीडीपी क्या रहेगी, ठीक है, एज फॉर 2021 क्या ग्रोथ रहेगी, वो रहेगी 5% की ग्रोथ, ठीक है। अंकटाड की बात करें तो ये आपका 1964 में बना था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं इज़ाबेला दुरंत, इज़ाबेला दुरंत। और ये हैं कहाँ से, ये हैं आपकी बेल्जियम से, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी हैं बेल्जियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच कंट्री रिसेंटली डिलीवर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड चेकआउट सिस्टम टू इसरो फॉर इट्स गगनयान मिशन। देखो ये क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? अब देखो, विच कंपनी रिसेंटली, मैं बताता हूं आपको, विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड चेकआउट सिस्टम टू इसरो। इसरो को एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड चेकआउट सिस्टम बना के दिया है, किस कंपनी ने, ये पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि ये किसके लिए डिलीवर होगा, फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन से आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि ये गगनयान है ना, पहली चीज, ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। किसके लिए? इंडिया के लिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहला जो गगनयान मिशन जो एक्सपेक्ट 2 लॉन्च करेंगे, पहला तो कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 में लॉन्च करेंगे, और दूसरा जो एक्सपेक्टेड है वो 2022 से 2023 के बीच में लॉन्च करने की एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इन्होंने, अब ये तो याद रख लिया आपने गगनयान के बारे में। तो किस कंपनी ने चेकआउट सिस्टम बना के दिया है इसरो को, वो है डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज द 8th एंड द लास्ट शिप ऑफ LCO Mark 4 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 कमीशनड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने मार्क 5 क्लास के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी को बाय द नेम L58 कहाँ कमीशन किया था, और ये 8th एंड द लास्ट शिप था LCU का। कहाँ कमीशन करा हुआ है? ये किया हुआ है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और याद रखना, कमांडर कृष्णा के यादव अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप। कमांडर कृष्णा के यादव को क्या बनाया गया है? ये अपॉइंट हुए हैं पहले कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप। कहां पर है? और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु चेयर्ड द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल दैट वाज हेल्ड वर्चुअली मार्च 2021 में। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को किसने चेयर करा था? ये था वी मुरालीधरम, वी मुरालीधरम जी ने इसको चेयर करा था, ठीक है। और ये चेयरमैन है किसके? GAF के, दैट इज ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ये 4th एडिशन था, 4th एडिशन था। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, हमारे पीएम मोदी जी ने हाईलाइट किया था, एक WHO का प्रपोजल था, क्या? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये एक प्रपोजल दिया है किसने? WHO ने। और ये इन्होंने हाईलाइट किया था कि WHO ने एक प्रपोजल दिया है कि इंडिया में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाएंगे। क्योंकि आपने अभी देखा होगा ड्यूरिंग कोरोना इंडिया सभी देशों को अपनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, और इंडिया एक बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है ग्लोबल मेडिसिन के लिए। यहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छे में बनाई जाती है और कंपेरेटिवली चीप होती हैं जो बाहर के देशों में बनती हैं, ठीक है। तो ये एक आप हब कह सकते हो मेडिसिन का, इंडिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। With which organization ISRO recently signed an MOU to set up Space Technology Incubation Center, enabling students to build application and products for space application? Incubation Center क्या होता है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। Incubation Center होता है जहाँ पे स्टार्टअप्स ग्रो होते हैं, स्टार्टअप आके वहाँ पे स्पेस ले सकते हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प करता है ये इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। फिर इसरो ने रिसेंटली साइन किया है MOU टू सेट अप अ स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, इसको STIC भी कहते हैं। तो
किस लिए किया है? पहली चीज़ कि ये बनाएंगे स्पेस एप्लीकेशंस, और जो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे उन स्पेस से रिलेटेड होगा ये सारी चीज़। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 जगह तो बन ही चुके हैं जो आपके STIC हैं, अब एक और बन रहा है। तो जो अभी बनेगा वो तो है NIT राउरकेला में, ठीक है। जो 3 पहले STIC बन चुके हैं ना, वो है पहला NIT अगरतला, दूसरा है NIT जालंधर, और तीसरा है आपका NIT त्रिची, NIT त्रिची, ठीक है। ये 4 NIT में बने हैं आपके क्या, STIC। चलो अगला अगला है आपका, वेयर वॉज द इंडिया कैंप 2021 अ बायलेटरल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड। इंडिया कैंप 2021 ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसकी थीम याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। देखा, केमिकल फिर आ गया ना, केमिकल से क्या बनेगी आपकी मेडिसिन, ठीक है। इंडिया को एक हब बनाया जा रहा है ग्लोबल, ठीक है, कि यहाँ से अब हम अपनी मेडिसिन बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे कंट्री में जो मेडिसिन बन रही है ना, वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, और यहीं से इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत ग्रो करेगा, उसको आगे ग्रो में बहुत पोटेंशियल मिलेगी ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी PSUs वर लिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द फर्स्ट सेट ऑफ कंपनीज लिस्टेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट बाय नीति आयोग। तो कितने PSUs लिस्ट किए गए थे? इसमें 12 PSUs लिस्ट किए गए थे, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। UN सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है किस पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस पर, उसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की जो रैंक आई है ना उसमें, वो है 139। बहुत अच्छी रैंक नहीं है ये बिल्कुल भी। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आई 139। टोटल जो कंट्रीज़ होते हैं वो है 149 जिनकी रिपोर्ट आई थी, मतलब 149 में से इंडिया सिर्फ 139 पे आता है हैप्पीनेस के टर्म्स में। काफ़ी कम हैप्पीनेस है यहाँ पे लोगों में। फिर 149 की अगर मैं भाइयों बताऊं आपको, तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आपका 149th रैंक सिक्योर की इसने। और आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक 140 थी 2020 में, 2021 में अब 139 हो गई है, मतलब इंडिया थोड़ा सा खुश हो गया है, लेकिन फिर भी इतना हैप्पी नहीं हुआ, पर थोड़ा सा हैप्पी हो गया है। आपको ये याद रखना है। रैंक 1 जो आपको याद रखनी है, रैंक 1 थी आपकी फिनलैंड की, ठीक है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस में टॉप कर रहा है पिछले 4 सालों से। पिछले 4 सालों से फिनलैंड ही सबसे ज़्यादा हैप्पी देश माना गया है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्कीव्स अवार्ड, द FIAF अवार्ड। FIAF अवार्ड किसको मिला है? फर्स्ट इंडियन है ये है अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी ने 2015 में पद्मा विभूषण भी जीता था, मतलब इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2019 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये इन द फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोगों को दिया जाता है जो फिल्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मोबाइल ऐप स्टोर दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी द्वारा हमारा एक इंडिजीनियसली बिल्ट मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च किया गया था, उसका नाम पूछा है मोबाइल सेवा स्टोर ऐप। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था रविशंकर प्रसाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी साइंड अ डील वर्थ ₹1188 करोड़ विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डेवलपिंग 4960 मिलियन 2T एंटी गाइडेड मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्मी। मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंडियन आर्मी के लिए बनाने के लिए 1188 करोड़ का एक डील साइन हुई थी। किसके साथ साइन हुई थी? ये हुई थी भारत डायनामिक्स के साथ। ये हुई थी भारत डायनामिक्स के साथ।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम वन 2021 विजय हजारे ट्रॉफी, और कौन सा प्लेयर फर्स्ट टू स्कोर 800 रन इन अ सिंगल एडिशन? किस प्लेयर ने 800 रन बनाए विजय हजारे ट्रॉफी में? पूरी ट्रॉफी के इवेंट्स में किसने 800 रन बनाए, और इंडिया कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता 2021 में? तो जिस टीम ने जीता वो तो थी आपकी, कौन सी बताओ, कौन थी? वो थी मुंबई, ठीक है। और जो प्लेयर बने वो हैं आपके पृथ्वी शॉ, ठीक है। चलो अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेब पोर्टल शक्ति पोर्टल स्पेसिफिकली फॉर फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने पहला वेब पोर्टल लॉन्च किया बाय द नेम शक्ति पोर्टल? किसने किया है ये किया है यूपी ने, ठीक है, यूपी ने। चलो अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉज रैंक्ड एज द डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड इन द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स? अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कौन से नंबर पे इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स आती है? ये आती है 4th पोजीशन पे, और चाइना हमेशा टॉप करता है इसमें। चाइना टॉप्स इन मिलिट्री अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 36th मीटिंग ऑफ रैट्स होता है आपका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO वॉज हेल्ड एंड ऑल्सो टुक द डिसीजन टू होल्ड अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज पप्पी एंटीडर 2021? पप्पी एंटीडर 2021 वॉज द 36th मीटिंग ऑफ रैट्स हुई थी, और इसमें डिसीजन टू होल्ड अ काउंटर एक्सरसाइज पप्पी एंटीडर 2021 ऑर्गेनाइज कराने की बात की गई थी। तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने की बात हुई थी? ये वेयर वॉज द कहाँ मीटिंग हुई थी कि जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था? ये लिया गया था आपका तस्केंत उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और SCO से रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, और SCO का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आपको पसंद आए होंगे। आई नो आज आप होली खेल के भी थक गए हैं, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करना, जो आपने नोट्स बनाए हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, जाके लाइक कर दो वीडियो को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जाके सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। हमें सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलती है, और बहुत अच्छा होता है मोटिवेशन मिलना यार। हम आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा बनाएंगे हम अपने भाइयों के लिए, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, विकास साइनिंग ऑफ।